ये कुछ समझ में आ रहा है? ये कहा मतलब सभी सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर होते तो चारों इस तरीके से। अब देखिएगा इसमें अभी थोड़ा और बाकी है समझना। ये माइनस प्लस इस तरह है। अब यहां इक्विलिब्रियम कैसे है, तो माइनस पे चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे थे, कट जाएंगे, माइनस इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है, स्टेबल के लिए हम माइनस को डिस्टर्ब करेंगे। मतलब ये माना कि प्लस तो हिलता ही नहीं है, लेकिन माइनस इसके अंदर मूव कर सकता है। अब जरा सोचिए अगर हमने माइनस को थोड़ा सा खिसकाया इधर, अब ये देखें तो ये चार्ज सॉलिड स्फीयर बन गया। तो इसको अगर मैं एक्स खिसकाता तो इस पे एक फोर्स पीछे आता रीस्टोरिंग, सोचो, और ये फोर्स आता Q इंटू या E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो फोर्स आता। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इसका, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू बाय आर क्यूब आर। किसी भी सॉलिड का एक्स डिस्टेंस तक लीनियर वेरिएशन होता है, और के क्यू बाय आर क्यूब इंटू एक्स, और बाहर के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होता है। चूंकि हम अंदर तो ये एक्स के प्रोपोर्शनल है, और अगर फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है तो ये एसएचएम करेगा। एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड आएगा कुछ 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, और के कहां से आएगा इधर, के ई बाय आर क्यूब ई स्क्वायर। ये फील आया? तो इनके हिसाब से ये टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन होगा, और टाइम पीरियड डिपेंड करेगा ऑब्वियसली रेडियस पे। ठीक है, तो बिल्कुल जस्टिफाई हुआ कि आखिरकार ये रेडिएशंस भेजते कैसे हैं, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, किसी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से अगर खिसक गया, इलेक्ट्रॉन को हमने कोई एनर्जी दी, अगर एनर्जी इतनी हुई कि ये बाहर जा सके तो आयोनाइज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकते हैं सफिशिएंट एनर्जी देके, मतलब आपको यहां तक खींचना है। लेकिन अगर एनर्जी उतनी नहीं हुई, आयोनाइज तो नहीं हुआ, लेकिन ये यहां पहुंच गया, लेकिन वहां रुका हुआ नहीं रह सकता, वापस आएगा, और वापस आएगा तो ये ऑक्सीलेट करेगा, और चूंकि ये अगर इसमें ऑक्सीलेट करेगा तो यहां रेडिएशंस निकलेंगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ ये है, जिस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस बाहर आएंगी, उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस बाहर आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया कि इस वजह से ये रेडिएशंस बाहर निकल रही होंगी। अब बात की कि अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये कैसे हैं इक्विलिब्रियम में, तो इन्होंने कहा कि इनकी भी अपनी एक वेल डिफाइंड पोजीशन है। मान लो वो पोजीशन होती x0, ये x0 पे लोकेटेड है और ये r है, तो इस नेगेटिव पे सभी फोर्सेस कटने चाहिए। तो नेगेटिव पे फोर्स है के ई बाय 2x0 स्क्वायर, और एक उस तरफ फोर्स है के क्यू ई बाय आर क्यूब x0। पहले ये समझ में आया कि नहीं? ये समझिए इसका चार्ज 2e है? तो के क्यू बाय आर क्यू इंटू ई, ये इस पर फोर्स आया अट्रैक्टिव, और एक इसका इस पर रिपल्सिव, और अगर ये दोनों फोर्सेस कट गए तो इक्विलिब्रियम है। तो उन्होंने कहा x0 की वैल्यू इस तरह इनने चुनी है कि इक्विलिब्रियम आएगा। अब जैसे यहां या यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो इस नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल किया f, इसको रिपेल किया f, इसको रिपेल किया f/2। कुछ समझ में आ रहा है? और बड़े वाले ने इसको अंदर अट्रैक्ट किया होगा f', तो f' इज इक्वल टू f/√2 प्लस f/√2 प्लस f/2, और f की वैल्यू कितनी है, के ई बाय ए स्क्वायर, 1/√2 1/√2 1/2। ये आया ये रिपल्शन। इसका अट्रैक्शन कितना होता, के 4e बाय आर क्यूब इंटू सेंटर से डिस्टेंस a/√2 इंटू ई, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फोर्सेस आपस में कट गए होंगे। मतलब इस तरीके से वैल्यू ली है कि इक्विलिब्रियम आ जाए। तो 4 रिपल, इस पे 3 रिपल्शन लग रहे हैं, एक अट्रैक्शन लग रहा है, कट गए होंगे। मींस इन्होंने ये समझाया कि पॉजिटिव पूरे में फैला हुआ है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव ऐसा चार्ज है जिसके अंदर मूव करा जा सकता है। ठीक है, मतलब हवा की तरह कि पूरे में चार्जेस हैं
लेकिन बहुत ही लाइट मास है और हम उसके चारों तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये इनका प्रिंसिपल था। और इससे अब जरा देखें कि ऑक्सीलेट क्यों कर रहे हैं। अभी इक्विलिब्रियम है, लेकिन जरा सोचिए अगर ये पास आ जाते तो ये रिपल्शन पावरफुल हो जाता, दूर आ जाते अट्रैक्शन पावरफुल हो जाता, तो ये ऑक्सीलेट करते। मतलब अगर इनकी पोजीशन डिस्टर्ब की जाएगी तो ये ऑक्सीलेट करेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से पार्टिकल है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज पूरे में भरा हुआ है। और ये एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेन क्या करना था मेन, कि आखिरकार ये रेडिएशंस क्यों निकली, और ये कि अलग अलग एटम की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, क्योंकि ये के अलग अलग का सॉल्व करने पे अलग अलग आएगा, तो सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी। तो अब समझ में आ गया कि एक्साइट करना क्या है। एक्साइट करना मतलब इनके डिस्टेंसेस बदलना, तो ऑक्सीलेट करना चालू कर देंगे, रेडिएशंस बाहर फेंकेंगे। तो ये मॉडल हर चीज सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा था, जब तक कि यही गलत साबित नहीं हो गया कि ये प्लस ऐसे भरे ही नहीं है। अगर वाकई में ऐसे होते तो इस मॉडल में कोई बुराई नहीं थी, इसमें कोई गलती नहीं मिली, इसीलिए एक्सेप्ट हुआ। उस समय कोई गलती नहीं थी, इसलिए एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। वो तो बाद में पता चला जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्ड लीफ वाला, गोल्ड की बिल्कुल पतली लीफ ली, इन्होंने पॉजिटिव चार्जेस भेजे अल्फा पार्टिकल ढेर सारे। इन्होंने देखा कि मैक्सिमम बाहर निकल गए एज इट इज, कुछ एब्रप्टली वापस आए, मैक्सिमम बाहर निकल गए। ये शो कर रहा था कि चार्जेस हर जगह नहीं है, प्लस कुछ ही जगह है। ये सबसे बड़ी चीज कि सडन रिपल्शन हुआ, मतलब लाखों में एक आध का सडन रिपल्शन हुआ। जरा इसके ग्राफ को अगर आप देखें, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा था। मतलब देखिएगा, ये एंगल थीटा है, थीटा अभी समझ में आ जाएगा ग्राफ का एक आध। ये 180 डिग्री है, ये डीविएशन वाला थीटा है कि कौन कितना मुड़ा। तो ये जैसे इतना मुड़ा तो ये थीटा है, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ये आया 10 पे 5, 10 पे 4, 10 पे 3 और ये 10 पे 1। 180 डिग्री वाले काफी कम है, 0 डिग्री वाले मैक्सिमम है, जिससे ये पता चला। पक्का समझ गए क्या कह रहा हूं। अलग अलग जगह डिटेक्टर उन्होंने फिट कर रखे थे, इधर डिटेक्ट किया, इधर डिटेक्ट किया, इधर डिटेक्ट किया, और डिटेक्टर पे जो इंटेंसिटी आई या पार्टिकल कितने कलेक्ट किए वो देखे। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इधर आई, और ऑर्डर जरा देखें 10 पे 5, 1 लाख के करीबन तो सीधे ही निकल गए, कुछ 10-12 पीछे रिफ्लेक्ट हुए, जिससे यह पता चला कि सडन रिफ्लेक्शन और सीधे जाने में रेशो 1:1 लाख है। मतलब इतनी सारी जगह खाली है और मात्र इतनी सी जगह में चार्ज है। तो यह पता चला कि न्यूक्लियस नाम की चीज एग्जिस्ट कर रही है। से यह पता चला कि पहली वाली पे हाइपोथेसिस ही गलत हो गई। लेकिन अब सोचिए, इससे बहुत बड़ी समस्या आने वाली है कि इन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज इधर है। अब मुद्दा आ गया कि स्टेबल कैसे है, कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर इधर बनाया, पॉजिटिव इधर है, पहले तो ये सेंटर पर रख दिया, अब आपको इलेक्ट्रॉन कहीं और लाना पड़ेगा। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन काट रहा है? तो उन्होंने कहा ये ठीक वही है जैसा कि अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रिपिटल में चला गया, तो ये फोर्स भी सेंट्रिपिटल में चला गया। समझ गए? तो ये इस पर्टिकुलर रेडियस में घूम रहा है। अब बोला 2 इलेक्ट्रॉन, बोले तो ठीक है, 2 ऐसे घूम रहे होंगे। बोले 3, बोले 3 भी घूम रहे होंगे। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इनने ऐसे घुमा दिया। और देखिएगा, ये 1 मिनट कैलकुलेशन आपको समझ में आने चाहिए। इसकी स्पीड v सर्कल में घूम रहे हैं। अब इस पे टोटल फोर्सेस कितने हैं? इसका रिपल्शन F, इसका रिपल्शन F, अट्रैक्शन, सॉरी ये 2 रिपल्शन और इसका F डैश अट्रैक्शन। ये फील आया? और F डैश माइनस 2F cos 30 इक्वल टू mv²/r। ये फील आता है? एक रिपल्शन, दूसरा रिपल्शन और एक अट्रैक्शन। तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अंदर की तरफ होगा और वही इसको सेंट्रिपिटल दे रहा है। तो बिल्कुल यह भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गया कि सभी घूम रहे हैं, सबकी रेडियस है कुछ ना कुछ। लेकिन दिक्कत यहां भी एक बहुत बड़ी आ गई
कि यहां तक सब कुछ सही था कि इनको अब हां एक्सप्लेन क्या क्या करना था। पहला, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, डिस्कवरी हो चुकी थी। न्यूक्लियस की ये खुद ही डिस्कवरी कर चुके थे, ये भी पार्टिकल है। ने कहा बिल्कुल है। तीसरी इनको करना था कि रेडिएशंस कहां है इसमें, तो इन्होंने कहा कि रेडिएशंस, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब एक्सीलरेट कर रहा है, तो रेडिएशंस तो है। यही तो था कि एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस फेंकता है। और यही फंस गए कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हमेशा एक्सीलरेट करना चाहिए, तो इवेंचुअली इसको गिर जाना चाहिए, तो रेडिएशंस कंटीन्यूअस फेंकनी चाहिए। ठीक है। उससे भी बहुत बड़ी समस्या थी कि समय के साथ स्पेक्ट्रम एनालाइजर पावरफुल हो रहे थे। स्पेक्ट्रम एनालाइजर मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करते हैं कि किसी भी एटम से निकलने वाली रेडिएशंस को स्प्लिट करके देखते हैं। मतलब ठीक है, इसका तो मान लो उन्होंने कह दिया होगा कुछ, छोड़ो, उन्होंने कहा हो सकता है इवेंचुअली गिरता हो, अंदर चला जाता हो और कई सालों लगते हो उसमें, कुछ भी कह सकते थे कि हो सकता है गिर जाता हो, हमें ना दिखता हो। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या क्या आई, ध्यान दीजिएगा, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर गिर रहा है तो टाइम पीरियड धीमे धीमे कम, अंदर जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, मतलब ऐसे घूम रहा था, अंदर आएगा तो ऐसे आएगा। जैसे कोई भी प्लेनेट के अराउंड कोई सैटेलाइट अगर अंदर चली जाए तो स्पीड बढ़ेगी उसकी, और रेडियस कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और कंटीन्यूअसली बढ़ेगी। तो जो रेडिएशंस निकलेंगी कंटीन्यूअसली लार्ज फ्रीक्वेंसी की निकलती रहेंगी। मतलब ठीक है, अगर मान लिया कि ये हो भी जाता होगा, कि कुछ होता होगा, ये खत्म हो जाते होंगे फिर पैदा हो जाते होंगे, होगा कुछ, तो फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़नी चाहिए। अब इनके समय तक क्या था, पावरफुल नहीं थे स्पेक्ट्रम एनालाइजर इतने कि वो, जैसे ये एटम से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को प्रिज्म से हमने भेजा, ये फैल गई तो पता चला कई फ्रीक्वेंसीज थी इसके अंदर। ठीक है। अब जब इसको जूम किया, सीधे भाई ये समझिए कि पावरफुल डिवाइस है, इनने इनको और सेपरेट कर दिया। यहां देखने पे ये लाइंस कंटीन्यूअस लग रही थी, जब इनको बहुत जूम किया तो ये लाइंस कुछ ऐसी दिख रही थी, मतलब बीच में कई लाइंस मिसिंग थी, कंप्लीटली डार्क लाइंस थी और कुछ ही ब्राइट थी, जिससे यह पता चला कि हर रेडिएशन बाहर नहीं निकली है, कुछ रेडिएशंस मिसिंग है। और कुछ रेडिएशंस अगर इसमें मिसिंग है तो इसका एक ही मतलब है कि यह कंटीन्यूअस प्रोसेस तो नहीं है। मतलब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे अगर पहुंच रहा है तो एनर्जी बदलेगी, लेकिन वो एनर्जी कंटीन्यूअसली नहीं बदलेगी, वो सब कुछ सडन होगा, क्योंकि ऐसे जाता तो फ्रीक्वेंसी धीमे धीमे बढ़ रही है। और इनके हिसाब से यह बताना था कि एक्साइट कैसे होता है, तो इन्होंने कहा एक्साइट कराना बिल्कुल आसान है। ये यहां घूम रहा था, हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, हमने काइनेटिक एनर्जी दी, ये बड़ी रेडियस में घूमने लग गया, और जब ये वापस यहां आया तो ऐसे आया तो एनर्जी इसने बाहर रेडिएट की। तो यही क्वेश्चन था कि अगर बड़ी ऑर्बिट से छोटी ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी कंटीन्यूअस रेडिएट होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी लगातार कम होगी, एट अ सडन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन कि आखिरकार ये फ्रीक्वेंसी की लाइंस ऐसी क्यों है। मतलब इन लाइंस से पता चला कि हर लाइन ये एब्जॉर्ब कर ले या हर लाइन एटम इमिट कर दे, ऐसा नहीं है, जबकि इनके हिसाब से हर रेडियस स्टेबल है। जरा देखिए इनकी इक्वेशन, इनकी इक्वेशन कुछ ऐसी थी, क्यू क्यू के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इनके हिसाब से रेडियस आर की वैल्यू के क्यू क्यू बाय एम वी स्क्वायर, हर स्पीड के लिए एक रेडियस, मतलब आप कुछ भी रेडियस दोगे, अगर प्रॉपर आपके पास स्पीड है तो उस ऑर्बिट में रह सकते हैं, जो कि सोलर सिस्टम वगैरह में होता है, ग्रेविटेशन के केस में होता है, हर डिस्टेंस के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड है, अगर उतनी स्पीड आपके पास है तो उस रेडियस में छोड़ दो। तो जैसे हम सैटेलाइट जब प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ की, तो किस हाइट पे प्रोजेक्ट करनी है उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पीड है, उतनी स्पीड दे दो, सैटेलाइट फिक्स हो गई, और वो हाइट क्वांटाइज नहीं है, आपकी मर्जी जिस हाइट पे भेजना हो। लेकिन इनके हिसाब से ऐसा है, ठीक है। और अगर आर सभी वैल्यू ले सकता है तो हम
इस रेडियस से हल्की सी बड़ी रेडियस में भी इसको भेज सकते हैं। तो एक लाइट ऐसी फेंकें जो इसको जस्ट इतना एक्साइट करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि हर लाइट से एटम एक्साइट हो जाए, ऐसा हुआ नहीं। कुछ पर्टिकुलर लाइट ही थी जो एटम को एक्साइट कर पा रही थी। ठीक है, हां, वो कैसे पता चला कि कुछ पर्टिकुलर लाइट ही एक्साइट कर पा रही थी? बड़ा आसान सा, मान लो ये एच एटम है, यहां से हमने लाइट फेंकी, ढेर सारी वेव्स, और यहां पे इन लाइट को हमने ऑब्जर्व किया, ये ऐसे मोड़ गई, आया समझ में? अगर ये कंटिन्यूअस है और उतनी इंटेंसिटी है सबकी जितनी पहले थी, मतलब एक भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई, लेकिन अगर बीच में कुछ कुछ की इंटेंसिटी कम हो गई, कुछ ज्यादा तेज है, फिर तेज है, फिर तेज है, और बीच में इनकी इंटेंसिटी मिसिंग है, मतलब कम है, ये सजेस्ट कर रहा है कि ये वाली लाइट यहां एब्जॉर्ब हो गई। और अगर क्वांटाइजेशन नहीं होता, मतलब इस तरह का लफड़ा नहीं होता कि पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं, तो हर या तो सभी एब्जॉर्ब होती हैं, एक भी नहीं होती। पार्शियलिटी करने की वजह ही नहीं थी कि हर लाइट यहां इंटेंसिटी कम होती, लेकिन कुछ पर्टिकुलर की ही इंटेंसिटी कम हुई। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन समझ में आया? हमने कंटिन्यूअस लाइट का बैंड फेंका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से पर्टिकुलर तक, और ये आउटपुट देखा, अगर सभी की इंटेंसिटी बराबर है, मतलब एक भी एब्जॉर्ब नहीं हुई, और कुछ कुछ डार्क लाइंस थी, जो डार्क लाइंस है वो एब्जॉर्ब हो गई, और इसमें डिस्क्रीट लाइन आना ये शो कर रहा था कि ये कुछ पर्टिकुलर एनर्जी तक ही एक्साइट हो रहा है, मतलब इस ऑर्बिट से इस पे, फिर इस पे, और बीच की ऑर्बिट मिसिंग है। एक्साइट यहां हुआ, ये तो आया ही नहीं। तो रदरफोर्ड मॉडल ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि आखिरकार इनमें डिस्क्रीट लाइंस क्यों है। समझ गए? और कर भी नहीं पाना था क्योंकि पार्टिकल नेचर ने कभी ऐसा कहा ही नहीं। आप देखिए, सोलर सिस्टम में पार्टिकल नेचर काम कर रहा है, तो हर एक रेडियस पे एक पर्टिकुलर स्पीड दे दो तो सर्कल में घूमेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली हमें कभी दिक्कत नहीं आई है, सैटेलाइट की हाइट का कोई मुद्दा नहीं था कि किस हाइट पे सैटेलाइट रखनी है, बस आप स्पीड दे दो उसको। लेकिन यहां यह दिक्कत है कि कुछ ही रेडियस ऐसी हैं जिन पे ये घूम पाएगा, बची हुई रेडियस पे आप रखोगे वो नीचे आ जाएगा तुरंत। और ये समस्या, क्योंकि ये पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता था कि आखिरकार ये चुन क्यों रहा है, कि कुछ पर्टिकुलर रेडियस ही क्यों चुन रहा है। ठीक है, और वो पता चला जब क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट और ये सब पता चला जब डुअल नेचर आया। तो दरअसल रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उसमें ये पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा, और ये वेव का लफड़ा होगा कि कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि तीसरा मॉडल इसलिए आया क्योंकि पता चल गया कि आखिरकार ये पर्टिकुलर ही क्यों चुन रहा है। उसके पहले एक क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम वर्ड, क्वांटम क्वांटा से मिलकर बना है, और क्वांटा मतलब पैकेट, मतलब हर चीज डिस्क्रीट होगी इसमें, मतलब चीजें कंटिन्यूअस नहीं है इसमें। क्वांटम फिजिक्स में चीजें कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे एनर्जी पर्टिकुलर ही ट्रांसफर होगी, मोमेंटम पर्टिकुलर ही ट्रांसफर होगा, ऑर्बिट कुछ पर्टिकुलर ही है, तो ऐसे ही यही क्वांटम फिजिक्स है। ठीक है, जहां कंटिन्यूअस वाला लॉजिक खत्म हो जाएगा। अब देखिए, ये सब एक्सप्लेन हुआ, एक मिनट समझ में आ गया, लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, कि किसी तरह इन्होंने अपना अपना इक्विलिब्रियम बना दिया। ठीक है, बस ये समझिए कि काफी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था हर मॉडल ने। समझ गया ना? क्योंकि वहां तक जितना पता था उसको लेके तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। अब बाद में उनको थोड़ी पता था कि ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग निकल आएंगी। ठीक, तो अब आया बोर मॉडल, और बोर मॉडल हमारा है, ये क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे है। इन्होंने कहा ओनली दोज ऑर्बिट्स
आर स्टेबल, स्टेबल मतलब डू नॉट रेडिएट, इन विच एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। कुछ ना कुछ तो क्वांटाइज होना था, तो इनने कहा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। मीन्स mvr nh/2π। कमाल की बात है कि ये इनने निकाल दिया था और ये श्योर नहीं थे कि ये आया कहां से। हाँ, ये मतलब ये सबसे बड़ी चीज है कि उनको डेरिवेशन नहीं पता था, बाद में पता चलेगा डेरिवेशन क्या है, क्योंकि 1905 की तरफ 1905 में ये मॉडल आ गया था। 1905 के आसपास ये मॉडल आया था और डुअल नेचर 1925 में आएगा। आएगा मतलब हम तो 1905 में है ना। भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक हिंट तो मिली थी कि, लेकिन वो हिंट किसके लिए मिली थी? फोटोन के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने यह कहा था कि लाइट पार्टिकल है, हमें यह पता करना था कि इलेक्ट्रॉन वेव है। मतलब लाइट जिसको वेव समझ रहे थे वो पार्टिकल है, पार्टिकल भी है एक्चुअली, सही बात ही है। मतलब यह बिल्कुल नहीं कहा था कि वेव नहीं है, यह कहा था जब एनर्जी ट्रांसफर की बारी आएगी या मोमेंटम ट्रांसफर की बारी आएगी तो वो एक पार्टिकल है। मतलब लाइट कैरीज मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी। एनर्जी कैरी करती है सबको पता था, मोमेंटम कैरी करती है ये पता नहीं था, और एनर्जी पैकेट में ट्रांसफर होगी ये पता नहीं था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये पता चला कि आप एनर्जी कलेक्टेड बाय HF, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है, इसमें h बाय लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे, h बाय लैम्डा तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड आएगा, और hc बाय लैम्डा करोगे तो एनर्जी ट्रांसफर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो वहां यह पता चला था कि लाइट का डुअल नेचर है। ये एक्सप्लेन करने के लिए यह पता होना चाहिए कि हर चीज का डुअल नेचर है। ठीक है, चलो, तो ये 1905 की बात चली और इस समय वाकई में नहीं पता था, कोई हिंट नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन वेव है। इनको भी नहीं थी, इनको भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन वेव है। अब इनको इसकी हिंट कैसे मिली ये भी देखिए। दरअसल क्या हुआ, सबसे पहले बामर सीरीज पता चली। बामर सीरीज सबसे पहले पता चली, इसकी वजह तो समझ में आ ही रही है, क्योंकि इसके अंदर विजिबल है कि हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी की तो जो विजिबल लाइट मिलती है बामर सीरीज पे, तो सबसे पहले विजिबल ही डिटेक्ट होनी थी। तो एक साइंटिस्ट ने 4 विजिबल लाइट, 4 निकलती हैं इसमें, 4 विजिबल लाइट मतलब फ्रीक्वेंसी से हाइड्रोजन से यहां निकली रेज, इसको गर्म किया होगा, हाइड्रोजन रेडिएशंस बाहर निकली होंगी, वो रेडिएशंस कुछ यहां से पास कराई, यहां से देखी तो ये फैल गई वेवलेंथ के हिसाब से, एनालाइज किया तो देखा उसमें 4 अलग अलग जगह लाइट दिख रही थी। ध्यान दीजिए, बामर सीरीज का हर मेंबर विजिबल नहीं है, सिर्फ 4 मेंबर ही विजिबल है। तो 4 लाइट इन्होंने देखी कि 4 विजिबल लाइट दिख रही थी। ठीक है, उन्होंने देखा कोई पर्टिकुलर 4 ही आ रही है हाइड्रोजन में, और इससे फर्क नहीं पड़ रहा है हम इसको कितना गर्म कर रहे हैं। तो ये वाकई में एक क्यूरियोसिटी वाली बात थी कि वो पर्टिकुलर 4 ही क्यों। तो इन साइंटिस्ट ने अपने एक फ्रेंड को ये चारों दे दी, समझ गए, अपने फ्रेंड को चारों दे दी कि इनमें एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाल के दिखा दो। उन्हें बड़े जल्दी ही रिलेशन निकाल के दिखा दिया कि 1/2² माइनस 1/n² इंटू सम कांस्टेंट इसको लैम्डा सेटिस्फाई कर रहा है। इन्होंने कहा चारों वेव इसको सेटिस्फाई कर रही है। समझ गए, मतलब सोचो इतने कर रहे मैथमेटिशियन कि 4 ही थे, 4 ही टर्म थे, और 4 टर्म से हम कई सीरीज बना सकते थे, और उन्होंने सीक्वेंस बिल्कुल सही बनाया जो होना था, और इस पर फोकस करी। वो मैथमेटिशियन थे, तो उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था कि यहां क्या चल रहा है। वही मैथमेटिशियन बामर है ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा बड़ी चीज क्या थी कि 4 टर्म है और उनमें सही रिलेशन निकाल के दे देना। ठीक है, तो ये बामर सीरीज इस तरह बनी और 4 विजिबल मिली। इससे हिंट मिली कि क्वांटाइज है, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब सिर्फ बामर नहीं, इसके बाद फिर बैक टू बैक आ गए बहुत सारे, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, लाइमन, फिर बहुत सारों ने सीरीज निकाल के दे दी। उन्होंने कहा
कि 4 तो दिख रही हैं और भी निकल रही हैं, क्योंकि नेकेड आई से देख रहे हो। किसी और से देखा तो अल्ट्रावायलेट भी निकली, और अल्ट्रावायलेट को किसी अल्ट्रावायलेट सेंसर वेंसर से देखा होगा, तो अल्ट्रावायलेट देखी तो लाइमन ने कहा ये भी सीरीज निकल रही है। तो ऐसे सबने सीरीज दी अलग अलग इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से कोई हिंट नहीं थी, लेकिन सबका फॉर्मूला इसी तरीके से बन रहा था। और सबका फॉर्मूला लाइमन सीरीज ने कहा मेरा तो रिजल्ट ऐसा बन रहा है, सबने ऐसा कहा। बोर ने यह सोचा कि ऐसा रिजल्ट क्यों बन रहा है। यह और बड़ी बात थी, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो यही सब सोच चुके होते। और ये भी कितने बड़े लोग थे कि 4 जो टर्म में से सीरीज निकाल दे, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि ये कुछ समथिंग माइनस समथिंग है। अब हमारे लिए ऑब्वियस है, क्योंकि हमें पहले से पता है। पहले से पता ना हो तो ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि 2 चीजें घटी हैं। अब बिल्कुल आसान लगेगा कि 2 चीजें घटी हैं, तो एक की समथिंग में से दूसरे की समथिंग होगी, तो एक की एनर्जी में से दूसरे की एनर्जी घटाओगे, फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। उस समय तो फोटोन ही पता नहीं था, उसी समय तो फोटोन जस्ट पता चलने वाला था कि आपने कहा 2 एनर्जी घटा दी तो एनर्जी आ गई। मुद्दा होता किसकी? क्या काय की? कि 2 में से घटा काय की एनर्जी आ गई। उस समय तो पता ही नहीं था ना ये एनर्जी काय की है, कि वो पर्टिकुलर ही एनर्जी आ रही है, मतलब क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर आ रही है। तो 2 चीजों को घटाने पे फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये काय की फ्रीक्वेंसी घटी है। उस समय तो यही डाउट होगा कि अगर सोच भी ले कोई कि 2 घटाने पे कुछ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो ये कौन सी चीजें घटी। अब हमें पता है कि वो फ्रीक्वेंसी नहीं थी। इसको F लिखो, H का मल्टीप्लाई करो तो ये एनर्जी बन जाएगी, ये En1 माइनस En2 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है F में C मल्टीप्लाई करने, H मल्टीप्लाई करने पे एनर्जी बन जाती है। उस समय पता नहीं था। पक्का समझ गया ना? इसीलिए उस समय सोचना बिल्कुल मुश्किल था। तो ये बोर ने ये सोचा कि ये 2 चीजें घट रही हैं, तो क्यों ना ये दोनों एनर्जी हो, और उसी समय लगे हाथ फोटोन पता चला था। तो उन्होंने कहा क्यों ना हो ये फोटोन की बात चल रही हो, कि वो फोटोन ही बाहर निकले हो। इसी से उन्होंने क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल निकाला। तो उन्होंने कहा अगर एनर्जी किसी लेवल की 1/n² हो जाए, तो 2 लेवल में ट्रांजिशन का फॉर्मूला n1² माइनस n2² टाइप का फॉर्मूला बनेगा। और अगर ये बनेगा और इसमें जो ट्रांजिशन हो वही उसी को नाम फोटोन दे दें, तो मजा आ जाएगा। अब इससे भी बड़ी चीज तो यहां आएगी कि एनर्जी 1/n² सोच लिया, हमने भी सोच लिया हो तो ठीक है, पता था इसलिए। तो एनर्जी 1/n² इन्होंने सोचा। इसके बाद इन्होंने जो क्वांटाइजेशन कहा कि वो क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम का है। देखिए क्वांटाइजेशन मतलब किसी के मल्टीपल में आ रहा है। किसी के मल्टीपल में आने के लिए n न्यूमरेटर में होना जरूरी है। जैसे किसी के मल्टीपल आ रहे हैं तो n टाइम समथिंग है, लेकिन ये तो 1/n² समथिंग है, तो एनर्जी क्वांटाइज मजा नहीं आ रहा है। हाँ, 1 एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², इसका अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब ये पता नहीं क्या है, तो उनको कोई ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी थी जो डायरेक्टली n पे डिपेंड कर जाए, जिसमें कहें कि बार बार उसी चीज का मल्टीपल हो रहा है। और वो इन्होंने ढूंढ के बता दिया कि वो एंगुलर मोमेंटम है। और ये देखिए कितना हम स्पीड सोचते हैं, m सोचते हैं, mvr थोड़ी मल्टीप्लाई कर देते। ने ये मल्टीप्लाई करके कहा कि ये हमेशा मतलब इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो उन्होंने सभी का फिर एक्सप्लेनेशन दे दिया। मतलब दरअसल क्वांटम फिजिक्स का सबसे मतलब इंपॉर्टेंट फेज यही था, बोर्स थ्योरी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। और अभी भी यही कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में सबसे बड़ा रोल बोर का है, क्योंकि इन्होंने वाकई में ये सब बता दिया और उसके बाद डेवलप होना है सब कुछ। अब देखिए इतना समझिए, क्वांटाइजेशन की वजह हमें नहीं पता। हम 1905 में अभी हमें वजह नहीं पता, बस पता है क्वांटाइजेशन होता है। तो ओनली दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड विल बी स्टेबल। मतलब अगर उनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ये रेडिएट नहीं करेगा, इनके अलावा कहीं घूमता है तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से फॉर्मुलेज निकाले गए। तो इक्वेशंस 2 चाहिए हमें। एक तो इक्वेशन हमेशा से ये थी, एक 1/4πε0 ZeE/r²। आया समझ में? और एक mvr, ये एक इक्वेशन ये। तो हमने क्वांटाइजेशन फॉलो करते हुए 2 इक्वेशन लिखी, इनको सॉल्व किया। देखते हैं mv² r
जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एम वी आर को एन एच बाय 2 पाई ले लू, आर चला गया ना यहां से, ये आया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, जेड ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन एन एच, ये बना। जेड बाय एन अलग कर लें, ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन, एच है एच। वैल्यू चेक करते हैं, 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19, 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19, 2 8.85 इंटू 10 पे माइनस 12, 6.6 इंटू 10 पे माइनस 34। ठीक है, तो ये और ये मैंने लगभग काट दिया, 16 से लगभग 4.5 बार, 1/4 लगभग बचा। 10 पे माइनस 34 माइनस 36 46 38, 1/4.2। ठीक है, सही आंसर। तो ये बना 2.1 इंटू 10 पे 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो 2.1 इंटू 10 पे 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। अब रेडियस निकालना है तो बिल्कुल आसान था, एम वी आर की वैल्यू एन एच बाय 2 पाई, तो रेडियस एन एच बाय 2 पाई एम इंटू 1 बाय वी, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी जेड ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। तो ये बना एन स्क्वायर बाय जेड, और बहुत हत्यारा कुछ, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाय एम जेड ई स्क्वायर, एक पाई भी नीचे, ये आया। और ये कितना बना, 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉन। और एक्चुअली 0.53 एंगस्ट्रॉन, इसको नाम भी दिया बोर रेडियस, कहीं तो आनी था इनका नाम। और लास्ट एनर्जी और लिखें तो 3 ही टर्म लिखने, एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ई टू दी पावर 4 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर 1/2 ई टू दी पावर 4 बाय एम 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13.6। दरअसल काइनेटिक एनर्जी प्लस आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस आएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसका दुगना माइनस आएगी, तो टोटल एनर्जी। और शायद ये समझ गए होंगे, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहीं से समझ में आ जाएगा। एम वी स्क्वायर की वैल्यू जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये टर्म पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी लिखते जब हाफ आता, तो ये आता हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक खास बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, क्योंकि दरअसल न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो ये आया ऐसा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। यूनिट बहुत जरूरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो यह बनेगी -27.2, काइनेटिक एनर्जी 13.6, और टोटल एनर्जी जो लिखा है। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये एक्सप्रेशन मैं इसलिए निकलवा रहा हूं, पूरा लिखा है कि आपको ये निकालते हुए आना चाहिए। वजह कि अगर पूछा मास पे कैसे डिपेंडेंसी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो इन फॉर्मूले में तो वो सबकी वैल्यू छाप दी हमने। जैसे मान लीजिए हमसे कहते कि मान लो अचानक से ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रॉन की जगह कुछ और प्रोटॉन घूम रहा है, और अंदर इलेक्ट्रॉन फिक्स है, प्रोटॉन घूम रहा है, उल्टा कर दिया, तो ऑब्वियसली इसमें चार्ज तो वही रहे, मास बदल गया।
तो आंसर्स बदलेंगे। जहां जहां मास आया वहां 1837 के करीबन का अंतर आएगा। लेकिन अब 187 टाइम्स चीजें बढ़ेंगी कि घटेंगी वो तभी पता चलेगा मास नीचे है कि ऊपर है। समझ गए ना? तो आपको एक्सप्रेशन निकालते हुए आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, चारों में हर जगह n स्क्वायर बाय जेड है और यहां अंतर है। 4 ऑप्शन है, यहां तो n स्क्वायर बाय जेड है और यहां डिफरेंट है। कैसे ढूंढोगे फिर? या तो एक तरीका इसको सॉल्व करके देखो 0.53 किस किस में बन रहा है, फीजिबल नहीं है। ठीक है, मेन चीज जो मैं कह रहा हूं कि हमने निकाला है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन की जगह कोई हाइपोथेटिकल मॉडल होता, कुछ और घूम रहा होता, तो मास और चार्ज बदलते, तो फिर शायद आपको एक्सप्रेशन ही सॉल्व करना पड़ता। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, रिजल्ट याद रखिए, वो इक्वेशन याद रखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया? ये, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाएंगे। तो लैम्डा n2 से n1 में निकलेगा, तो जो एनर्जी लॉस होगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज कर रहे हो तो आंसर किस में आएगा? क्योंकि हम फोटॉन्स की बात कर रहे हैं, n2 से n1 में जो ट्रांजिशन होगा, फोटोन जो रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, वो सीधे ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि एनर्जी और फोटॉन्स की बात चल रही है। वैसे आपको वजह समझ में आनी चाहिए कि ये दरअसल ऐसा हुआ है। रियलिटी ये है कि hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसी को देखें तो 1 अपॉन लैम्डा 13.6, और बेहतर है मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लूं, बाय hc और इस पूरे टर्म को रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। 1 अपॉन लैम्डा, तो इससे मुझे क्या पता चला कि RHC इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है समझ में? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय HC को मैंने R माना है, तो RHC कितना है ये? और RHC इज कॉल्ड 1 रिडबर्ग एनर्जी। ये 1 रिडबर्ग एनर्जी के बराबर है। जब भी 1 रिडबर्ग एनर्जी की बात हो रही है, मतलब RHC जो कि यूनिट एनर्जी है और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी बात चल रही है। हमें जनरली इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम हमेशा 12400 से काम चला लेंगे, लेकिन अगर आंसर ही R के टर्म में है तो आपको पता होना चाहिए R क्या है। ठीक है, इस इक्वेशन में R इधर आया है, ऑब्वियसली R की वैल्यू कितनी है? और 109,678,00 पर मीटर। एनर्जी वाले में m ऊपर है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन के टाइप बड़े सिंपल से हैं। फॉर्मूले की मदद से हाइड्रोजन लाइक एटम को स्टडी करना। तो एक एग्जांपल इसका लेता हूं। हाइड्रोजन लाइक एटम में जैसे मान लीजिए एग्जांपल होता फॉर लिथियम 2+, ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, लैम्डा 3 से 1। तीसरा, डी ब्रॉगली लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 4। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन ग्राउंड स्टेट। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड स्टेट। बस आपको टर्म्स पता होने चाहिए। पहला पूछा है रेडियस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 2। अब रेडियस का फॉर्मूला है हमारे पास
0.53 n स्क्वायर बाय z। तो 0.53 इंटू 2 स्क्वायर, z कितना है 3, 4/3। तो 0.53 का 4/3 एंगस्ट्रॉन। क्वेश्चन 2, लैम्डा 3 से 1 में, तो एनर्जी निकालते हैं 3 से 1 में कितनी आएगी। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर। उम्मीद है ये तो समझ में आया होगा, फॉर्मूला हम ये यूज करने वाले। तो ये 13.6 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बनी 13.6 इंटू 8 9 माइनस 1 8। लेकिन हमें लैम्डा चाहिए, और चूंकि फोटोन की बात हो रही है तो हम ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली लैम्डा है, याद आया, और फोटोन का 12400 बाय ये है एनर्जी। चलो, तो 12400 बाय 13.6 इंटू 8। और बेहतर होगा हम क्या करेंगे, ये और याद कर लेंगे, ये 911 आता है। 12400 अपॉन 13.6 सॉल्व करने पे 911 बनता है। ये बार बार बनेगा तो हम रट लेते हैं, 12400 रटा था, ये भी रट लिया हमने। तो ये 911/8 एंगस्ट्रॉन ये लैम्डा रिलीज होगा। तो ये तो बड़ा आसान था, एनर्जी निकाली, लैम्डा निकाल दिया। डी ब्रॉगली लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए डी ब्रॉगली लैम्डा इलेक्ट्रॉन का कैसे निकलता है, 150/v, और v क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, EV होनी चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, प्लस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, याद आ गया, n इक्वल टू 4। तो 13.6 इंटू z कितना है 3, n कितना है 4, 9/16। तो 13.6 इंटू 9/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कितना आ गया, 150 अपॉन 13.6 इंटू 9/16 आ गया। यहां हमारे पास एक और ऑप्शन था, 2πr इक्वल टू n लैम्डा। अगर पुराना कुछ याद हो केमिस्ट्री, क्वांटाइजेशन में यही हुआ था ऐसा कुछ। तो 2πr इक्वल टू n लैम्डा हुआ था, उसमें ये लैम्डा डी ब्रॉगली ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो लैम्डा सीधे 2πr/n, और n कितना है 4। तो 2π रेडियस लिखते, रेडियस n स्क्वायर बाय z इंटू 0.53। ऐसे भी निकाल सकते थे, हालांकि ये भी आसान ही था। चलो अगले क्वेश्चन, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें 2πr/v लिखना पड़ेगा। 2πr है r0 इंटू n स्क्वायर बाय z, और ये कितना है v0 इंटू z बाय n। तो 2πr0/v0 इंटू n क्यूब बाय z स्क्वायर। सही, मतलब ये जो लिखा है ये है टाइम पीरियड फॉर हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट। ये समझ में आया, ये जो लिखा है वो हाइड्रोजन की 2πr ग्राउंड स्टेट का टाइम पीरियड है। अगर वो पता होगा तो ये हम निकाल लेते, लेकिन वही नहीं पता तो वैल्यू छापनी पड़ेगी। तो 2πr0 0.53 10⁻10, 2.1 10⁻+6 n क्यूब बाय z स्क्वायर। n कितना है ग्राउंड स्टेट 1 क्यूब, z स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर। 2 से 2 काट दिया, ये 0.5 बचा, 0.5 पाई, तो π/2 लिख लिया इसको, π/2 10⁻16 -16/9 π/18 10⁻16। ये आंसर आया। ऑर्डर पे ध्यान दीजिए, ऑर्डर 10⁻15 के ऑर्डर का है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻15 के ऑर्डर की है, और यही फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट का ऑर्डर है। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी भी 10⁻15 के ऑर्डर की होती है।
निकाल लो ना, 1000 एंगस्ट्रॉन 5000 एंगस्ट्रॉन है, लैम्डा एफ इक्वल टू सी, फ्रीक्वेंसी क्या है सी बाय लैम्डा, 3 इंटू 10 पे 8 बाय 5 इंटू 10 पे -7, आ गया 10 पे 15। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी 10 पे 15 है और इसके घूमने का भी ऑर्डर 10 पे 15 है, कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यही कहती है जिस फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहे हैं अगर रेडिएशन से निकलती, वो तो स्टेबल है इसलिए रेडिएशन नहीं निकल रही, अगर रेडिएशन निकलती तो उसी फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर की होती, उसी फ्रीक्वेंसी की होती। तो इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन के लिए तो बात कर रहे हैं और इसी में विजिबल निकलेगा, तो विजिबल की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होना और इनके घूमने का ऑर्डर सेम होना इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि चार्ज जिस फ्रीक्वेंसी से एक्सीलरेट करता है या ऑक्सीलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी से रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। चलो अगला क्या पूछा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड, इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3, तो 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी है, उससे अगर आपको आयोनाइज करना है तो जितनी उसके पास नेगेटिव एनर्जी है उतनी पॉजिटिव दे दो तो आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए आयोनाइज करना है तो 13.6 इतनी देनी पड़ेगी, लेकिन n इक्वल टू 2 के लिए इसका सिर्फ 1/4 देना पड़ेगा, तो ये आया 13.6 3 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगला टर्म कुछ और पूछा है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड स्टेट, क्या है इसकी अंग्रेजी का मतलब, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब ऑलरेडी ये ग्राउंड स्टेट में है और इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, तो 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर वोल्ट, 13.6 इंटू 3 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं वोल्ट, 13.6 इंटू 9 बाय 27 बाय 4 वोल्ट। बस पोटेंशियल जब लिखा हो तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वोल्ट लेना है, जैसे इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखा होता, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ n इक्वल टू 3 तो 13.6 वोल्ट आता। कोई आइडिया नहीं करंट किस ऑर्डर का आएगा, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, क्या आना चाहिए, तुक्का मारो, माइक्रो, नैनो, चलो मान लिया, मतलब पीको मान लिया, कुछ भी मतलब छोटा आएगा काफी। मैग्नेटिक मोमेंट पता नहीं, ये तो चलो प्रैक्टिकली फील, मैग्नेटिक फील्ड किस ऑर्डर का आएगा, सेंटर पे, अर्थ का गॉस होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका कितना 10 पे -6 टेस्ला, ऐसा कुछ, मतलब छोटा, और छोटा करूं, लो और छोटा कर दिया। पहला निकालना था मुझे करंट, करंट होता है चार्ज बाय टाइम पीरियड, चार्ज कितना है E 2 पाई R बाय V, यही है, तो E V कितना है, V नॉट इंटू जेड बाय एन, 2 पाई R नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, तो E V नॉट बाय 2 पाई R नॉट जेड स्क्वायर बाय एन क्यू। हालांकि हमें यह निकालना है लेकिन उससे हमने डिपेंडेंसी निकाल ली कि हम किसी और का भी निकाल सकते हैं। देखते हैं E कितना है 1.6 इंटू 10 पे, वेलोसिटी 2.1 इंटू 10 पे 6, 2 पाई 3.14 0.53 10 पे -10, ठीक है। चलो कैलकुलेशन के लिए इस 2 को मैंने इस 2 से काट दिया, इस 16 से काट दो, सब अच्छे लग रहे हैं। 1.6 से ये काटा, डबल हुआ, डबल से ये हाफ काटा, सब कट गए, पावर बची सिर्फ 10 पे, -19 6 10 पे -3 एम्पियर, मिली एम्पियर।
तो उतना छोटा नहीं जितना छोटा हमें लग रहा था। ठीक है, अब जरा मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला लगेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई बाय आर। आया समझ में? तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बना आई नॉट बाय आर नॉट, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, एन स्क्वायर बाय जेड। समझ गए? ये बस मैं डिपेंडेंसी फिर से निकाल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं मैं सीधे यहीं से लिख लेता, लेकिन बस जेड क्यूब बाय एन पे 5 आ चुका है क्वेश्चन पहले मैग्नेटिक फील्ड में। बी नॉट बाय 32 डीसीटी में एक क्वेश्चन था कि एन पे 5 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एन डबल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 32 टाइम्स कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं जरा इसका ऑर्डर कितना आया। ये कितना है? 10 पे -7, 2 पाई 2 इंटू 6.2 पाई 3.14, आई नॉट कितना है? 1 मिली एम्पियर, आर नॉट कितना है? 0.53 इंटू 10 पे -10। यह आया समझ में? 0.5 ऊपर गया, 4 12 और जरा देखें 12 टेस्ला। ये काफी सरप्राइजिंग था कि मतलब 1.5 टेस्ला बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये 12 टेस्ला आया एक अकेले इलेक्ट्रॉन का, और वो भी एक एटम पे। इसका मतलब अगर इन इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन सेम नहीं होता तो कितना ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनता। समझ गए? वो तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अकेले एक एटम का काफी बड़ा है, लेकिन ग्रुप ऑफ एटम्स का इतना छोटा मैग्नेटिक फील्ड हो गया कि वो निगलेक्ट हो गया। हालांकि इसमें बड़े होने की बहुत बड़ी वजह है कि डिस्टेंस काफी छोटा है, एंगस्ट्रॉन के ऑर्डर का है। हम रेडियस काफी छोटी ले रहे हैं, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गया है। लेकिन जरा सोचिए ऐसे ही कई जुड़ते तो काफी ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता। इसीलिए कि तो दरअसल क्या हुआ कि नॉर्मली ये सबके मैग्नेटिक मोमेंट आड़ी टेढ़ी डायरेक्शन में रहते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये अलाइन होते हैं, अलाइन होते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड नेट आ जाता है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट कैंसिल नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा भी अलाइन हो गए तो भी काम चल जाता है। हाँ, तो इससे एक बात ये पता चल रही है कि कॉमन सेंस काम नहीं करते कि किस ऑर्डर का आंसर आएगा, कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है तो छोटे ही आंसर आएंगे, क्योंकि रेडियस भी छोटी थी। मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आई इंटू एरिया, और एरिया पाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, और सबकी वैल्यू हम जानते हैं। या हमारे पास एक और तरीका है, ये ज्यादा आसान तरीका। कुछ आया समझ में? NH बाय 2 पाई क्या है? एंगुलर मोमेंटम। इसमें Q बाय 2m का मल्टीप्लाई कर दूं तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो सिर्फ ये n पे डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली यहां से भी आ जाता, देखें ये n पे 4 बाय जेड स्क्वायर है, I किस पे डिपेंड कर रहा है? जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब पे, तो एक n आ गया। या आप यहां से देखें NH बाय 2 पाई का E बाय 2m। समझ गए? अब इसमें ये काफी छोटा आंसर आएगा। जैसे देखिए m पे -31 है, ये -34 है, -3 यहां से आया, -16 यहां से आया, -19। मैग्नेटिक मोमेंट काफी छोटा है, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा आ गया क्योंकि रेडियस छोटी थी। क्योंकि फॉर्मूला अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से देखें तो सेंटर पे फॉर्मूला ये है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 है, एक्स की वैल्यू 0 छापो। अब m का ऑर्डर आया 10 पे -22, -19 और 3 यहां से आया था -22, लेकिन रेडियस कितनी है? -10 के ऑर्डर की, और इस पे क्यूब है तो 10 पे 8 आ गया, 10 पे -7 इसके पास से आया था, 10 पे 1 के ऑर्डर का आंसर आ गया। तो सीरीज लास्ट में, इसमें सीरीज मतलब लाइमन बामर एटसेट्रा पढ़ तो रखा ही है सबने। चलो लाइमन तीन ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी अंडरस्टूड है।
चलो इसमें हाँ, फर्स्ट मेंबर कौन सा है? 2 से 1, और इसका लैम्डा कितना आएगा? 12400 बाय 13.6, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, 911 का 4/3, ये 3/4 है, ये 911 है, 911 का 4/3 मतलब 1215 एंगस्ट्रॉन। सीरीज लिमिट मतलब लास्ट मेंबर, ठीक है, इंफिनिटी से 1, और यहां लैम्डा समझ में आ रहा है 12400 बाय 13.6, 1/1 स्क्वायर माइनस 1 इंफिनिटी, 911। तो अब देखिए इसका वेवलेंथ आया 911 से 1215, इसका मतलब पूरा अल्ट्रावायलेट रीजन में है। 4000 से नीचे वाला अल्ट्रावायलेट था, ये पूरा का पूरा अल्ट्रावायलेट रीजन में। सिमिलरली बामर सीरीज में फर्स्ट मेंबर 3 से 2, और एनर्जी मतलब लैम्डा 12400 बाय 13.6, 1/2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 911 इंटू 36/5, ठीक है, 6563 एंगस्ट्रॉम। देखिए लगभग ये 7 है, तो 63 से कुछ ज्यादा आएगा, तो लगभग आंसर आया ये। सीरीज लिमिट इंफिनिटी से 2, और ये सीधे 12400 अपॉन 13.6, 1/2 स्क्वायर माइनस 0, 4 गुना, तो 911 इंटू 4, 3644 एंगस्ट्रॉन। अब लैम्डा आया 3644 से 6563। कुछ 4000 से बड़े भी हैं, कुछ 4000 से छोटे भी हैं, तो अल्ट्रावायलेट भी है और विजिबल भी है। एक्चुअली विजिबल सिर्फ 4 हैं, कौन से? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 4 विजिबल हैं, बाकी सभी अल्ट्रावायलेट हैं। तीसरा पाश्चन, फर्स्ट मेंबर 4 से 3, 12400 बाय 13.6, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, 911 इंटू 16 का 9 गुना 144 बाय 7, 18000 के करीबन। सीरीज लिमिट इंफिनिटी से 3, 12400 बाय 13.6, 1/3 स्क्वायर माइनस 0, 911 का 9 गुना 8188 एंगस्ट्रॉम। और इसकी रेंज कहां से कहां तक आई? 8188 से 1844 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा इंफ्रारेड है, ये फार इंफ्रारेड है, मींस इंफ्रारेड से फार इंफ्रारेड के बीच में ये लाई करेगा। ऑब्वियसली 8000 से बड़ा इंफ्रारेड था, इसको नाम दिया फार इंफ्रारेड। बाकी की लिमिट याद नहीं करनी है, बाकी सभी फार इंफ्रारेड में है। जैसे ब्रैकेट का निकालेंगे तो वो कुछ 14000 से आगे आएगा, और ये वैल्यूज भी कुछ याद नहीं करनी है। जैसे ब्रैकेट अगर लिखते तो ये आता कुछ 14400 से 40000 तक, कुछ ऐसा, पूरा फार इंफ्रारेड में। बस आपको ये याद होना चाहिए कि ये n से 4 और फंड n से 5, इन पर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। जनरली क्वेश्चन में सीरीज लिमिट या फर्स्ट मेंबर एटसेट्रा ऐसा पूछा जाता है। ये हाइड्रोजन के लिए लिखा है, किसी और के लिए z² मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली वेवलेंथ में z² डिवाइड होगा, एनर्जी z² गुना होगी, वेवलेंथ z² से डिवाइड हो जाएगा। और इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे, इफ लैम्डा ऑफ फोटोन इमिटेड for transition from n equal to 12 to n equal to 6 in hydrogen like atom,
is 4861 एंगस्ट्रॉन. ठीक है. Now, if this atom makes transition from n equal to 4 to n equal to 3 and n equal to 3 to n equal to 2, the two such photons emitted fall on metal plate and stopping potential for smaller wavelength is 3.5 volt. Find stopping potential for larger wavelength. अब देखिए क्वेश्चन जैसे ये था, तो ऐसे कुछ भी कंबाइन करके दिया जा सकता है. तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन 12 से 6 में 4861 आया. तो अब हमें आंसर निकालना है. तो आप रेडिबर्ग कांस्टेंट की मदद ले सकते हैं. ये आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, लेकिन हम इसकी जगह 12400/4861 ये एनर्जी है. हम ये करना पसंद करते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. क्लियर. 1/6 स्क्वायर माइनस 1/12 स्क्वायर. तो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 12400 बाय 13.6 4861 1/12 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर. तो 1/6 स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस 1/4 3/4. तो 6 स्क्वायर इंटू 4/3. 1/6 स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस 1/4 3/4. 6 स्क्वायर इंटू 4/3. ठीक है. ये काटा, ये 911 हमें पता है कितना है. ये 4861. 6 से 6 इंटू 4 इंटू 2 48. और अच्छी बात है ये 48 ये 4861 ये लगभग 9 लिखा है. कुछ आ गया समझे. 48 4800 100 बचा और ये भी लगभग 900 है. तो 9 जेड स्क्वायर की वैल्यू 9 मतलब जेड की वैल्यू आ गई 3. अब जेड की वैल्यू 3 आ गई मतलब ये लिथियम 2+ है. तो ये तो हमें मिल गया. अब इसी सेम एटम में 4 से 3 ट्रांजिशन हुआ, फिर 3 से 2 हुआ, एक 4 से 3 हुआ, एक 3 से 2 हुआ. ज्यादा एनर्जी किसके पास है, 4 से 3 या 3 से 2? ये मोर एनर्जी. मोर एनर्जी मतलब स्मॉलर वेवलेंथ. और इसमें कहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर स्मॉलर लैम्डा, मतलब इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो ये अरे ये दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर स्मॉलर लैम्डा इज 3.5. तो HF माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू EV स्टॉपिंग है. HF लिखें तो कितना है, HF फोटोन गिरा 13.6 इंटू 3 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 3.5. ऑब्वियसली ये अगर वोल्ट है, यहां भी वोल्ट है, तो ये वर्क फंक्शन भी वोल्ट में ही है. हालांकि वो कटने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे. अब 13.6 इंटू 3 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू नया V. इसके लिए इतना है तो इसके लिए कितना होगा, वर्क फंक्शन कुछ कम आएगा. और कितना आएगा, तो V की वैल्यू 3.5 माइनस 30.6 इंटू 3 स्क्वायर इंटू, इसमें से ये घटा दो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आ गया. तो 3.5 माइनस 13.6 इंटू 9 1/4 माइनस 2/9 प्लस 1/16. तो ऐसे कुछ इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी होगी. तो छोटा सा होमवर्क, इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज. थ्योरी
बोर मॉडल में हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल याद रखिएगा, यह सबसे जरूरी काम है। -3.4, 1.51, 0.85, ये हाइड्रोजन के याद रखिए, क्योंकि आपको यह समझ में आना चाहिए कि यहां से यहां गिरेगा तो 10.2 का फोटोन आएगा, यहां से 1.9, यहां से 12.1, ठीक है, और यहां से 12.75, ऑब्वियसली ये 0.65, एक और नहीं बनाया, ये 2.55 है ना। हाँ एक मिनट, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सीधे यही आते हैं कि लिखा होता है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरा। हालांकि वो उम्मीद नहीं करते कि ये याद रहे, लेकिन आप 1/n1² n2² फिर पेयर चेक करोगे तो पहले से याद रहे तो अच्छा रहता है कि आपको एक हिंट मिल जाती है कि ये लगभग कहां से कहां की बात हो रही है। ये साथ में ये याद रखिए कि 5000 एंगस्ट्रॉन अगर एनर्जी में कन्वर्ट करते, या 8000 कर लेते हैं रेड कलर को, तो 12400/8000 रफली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का आएगा। और 4000 एंगस्ट्रॉन कितना आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का, मतलब 1.5 से 3 के बीच में विजिबल लाइट है। ये फील आया? ये लाइट विजिबल है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी के नाम पे इसमें कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में अगर ये याद रहेगा तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको कि ऑर्डर क्या थे, ठीक है। तो 1.5 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4000 से 8000 को रफली हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आया? विजिबल है। और ये 3.1, ये ठीक है। ऑर्डर रफली याद रखिए, 1.5 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में विजिबल लाइट की एनर्जी थी, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि यहां ये विजिबल है, ये भी विजिबल है, ये विजिबल है, ये भी विजिबल है, इवन इसके ऊपर की 2 और विजिबल होंगे। ये विजिबल नहीं है, ये इंफ्रारेड है, ये इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, विजिबल और 2 और विजिबल आएंगे, एक इधर से और एक इधर से। उसके बाद जो एनर्जी आएगी वो 3 को क्रॉस कर जाएगी, 3.1 को। ये समझ में आया? मतलब जब 4 से 2 पे गिरेगा, सॉरी 5 से 2 पे गिरेगा, वो लास्ट विजिबल है, उसके बाद की विजिबल नहीं होगी बामर सीरीज के लिए। अब चूंकि ये समझते हैं, अभी लिखने से पहले थोड़ा और समझ लीजिए कि लाइमन सीरीज में हमें दिख रहा है कि 10.2 सबसे कम है, ये और बड़ी 12.1 और बड़ी 12.75 और बड़ी। तो जब सबसे कम ही अल्ट्रावायलेट है तो ऊपर की सब अल्ट्रावायलेट है। अब इस सीरीज के लिए देखें तो ये हमारा आया 1.9, ये इससे थोड़ा बड़ा 2.55, सही था ना, इससे और बड़ा कुछ 2.88, इससे और बड़ा कुछ 3 के करीबन, अब ये 3.1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये 4 तो विजिबल है, 4 के बाद कोई विजिबल नहीं है। अब अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, यहां गिर रही है जो, अब इसकी शुरुआत ही 0.65 से हुई, अगली 0.65 से थोड़ी बड़ी, और जो लास्ट में जो इंफिनिटी वाली होगी वही 1.51 है। जो इंफिनिटी वाली हुई वही 1.51 है, और ये 1.55 था। जो सबसे ज्यादा एनर्जी है वो कौन सी होगी? इस वाले की, जो इंफिनिटी से आई होगी, और वो 1.51 है और वो विजिबल नहीं है, तो बाकी तो एनर्जी और कम है, तो इस लाइन पे कोई विजिबल नहीं मिलने वाला। इसमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वो 0.85 होगी, और वो तो विजिबल किसी भी तरह से नहीं दिख रही है। और क्या होता है कि अगर आप ये ऑर्डर रखते हैं तो ये समझ में आता है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 4000 था, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 0.85 लगभग 1/4 कम है उससे। 8 का 4 गुना 32 33 कुछ होगा, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि इसका ऑर्डर कितना आएगा। वेवलेंथ भी 4 गुना बड़ी होगी, तो 17-18 हजार के करीबन ये वेवलेंथ आएगी जो इन्फिनिटी से इस पे आती। कम से कम ऑर्डर मिल जाएगा, तो ऑप्शंस में आपको पहले से अंदाज होगा कि किस तरह का आंसर आना था। तो ये याद रखिए सभी वैल्यूज।
हाइड्रोजन का याद रखेंगे, बाकी के याद रखना आसान है। जैसे हाइड्रोजन का 1 से 2 और हीलियम का 2 से 4, लिथियम का 3 से 6। ये समझ में आया? एक ही चीज है, क्योंकि अगर ये डबल हो गया वो भी डबल हो जाए तो एनर्जी Z²/n² है, n भी डबल Z भी डबल, तो आंसर सेम आएंगे। तो इसका 1 से 2 और इसका 2 से 4 की एनर्जी सेम है। जैसे इसका कितना था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इन सभी का 10.2 है। इसका मतलब अगर हमसे पूछा होता हीलियम में विजिबल लाइंस कहां आ सकती हैं, तो हाइड्रोजन में विजिबल लाइंस कहां आई हैं? 4 से 2, 5 से 2, 3 से 2, यही आई हैं। 6 से 2, तो करेस्पॉन्डिंग यहां 4 पे गिरना चाहिए। आया समझ में? 6 से 4, 8 से 4, और 6 से 4 भी विजिबल है, 8 से 4 भी विजिबल है, तो 7 से 4 भी विजिबल है, क्योंकि एनर्जी इन दो के बीच में ही तो होगी। पक्का समझ गए? इससे हमने सीधे मैच कर लिया। और 6 से 4, 8 से 4 विजिबल, तो 7 से 4 भी विजिबल। और यहां कितना 10 से 4 भी विजिबल, यहां 12 से 4 भी विजिबल, तो यहां 9, बाकी 2 टर्म भी आ गए। और इसके आगे गड़बड़ है, इसके इधर गड़बड़ है। इसके आगे एनर्जी ज्यादा निकल जाएगी, इसके आगे मतलब 13 से 4 होता तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती, वेवलेंथ 4000 से कम आ जाती, अल्ट्रावायलेट होता। इससे कम होता 5 से 4, तो उसकी एनर्जी कम होती, वेवलेंथ 8000 से ज्यादा होती, इंफ्रारेड रीजन में निकल जाता। ऐसे हम लिथियम के लिए कंपेयर कर सकते हैं। तो और भी हो सकता है, मैंने तो इसकी बात की, और भी हो सकता है 5 और 3 के कुछ पेयर हो सकता है और कहीं। ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये पक्का होगा, और भी जगह आ सकती हैं। हाँ, हीलियम वाले में देखो 13.6 है, इंटू 4 है। अब मैं 3 और 5 ले लूं, हो सकता है इस पे हम आसपास पहुंच जाए। देखते हैं, 1/9 माइनस 1/25, 25 माइनस 9 कितना बना? 16। सही है, बाय 25 इंटू 9 इंटू 13.6 इंटू 4। देखते हैं किस ऑर्डर का आंसर आता। ठीक है, तो 64 कुछ कट रहा है, 4 से 6 बार काट देता हूं। 54, 13.6 इंटू 16, और ये 4 बार, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ गया। काफी क्लोज हैं हम इसके। ये सॉल्व करने पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ गया, और हम काफी क्लोज आ गए। तो अगर एनर्जी मैं इससे कम कर दूं, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करनी है, तो 1/3² माइनस 1/4²। हो सकता है ये आंसर आ जाए। 13.6 इंटू 4, 1/9 माइनस 1/16 इंटू 4 इंटू 7/9 इंटू 16, 4 बार। 13.6 इंटू 7, 36, 5 बार। देखो आ गया। 3 से कम है, 2 से ज्यादा है, विजिबल आ गया। वो तो हाइड्रोजन वाला केस है जहां बामर सीरीज में ही विजिबल मिलता है। इस वाले केस में कहीं और भी विजिबल मिल सकता था, क्योंकि ऊपर Z भी बदल रहा है, नीचे N भी बदल रहा है। चूंकि Z बड़ा है तो बड़े N पे आंसर आएगा। ये समझ में आया क्या कहा? Z अगर बढ़ा दिया तो इसमें लाइमन सीरीज में चांसेस नहीं है, बामर सीरीज में भी चांस नहीं है। जैसे यहां 4 पे आया, ठीक है, तो इसके अलावा यहां 3 और 4 पे भी आंसर आ गया कि 4 से 3 पे ट्रांजिशन है, तब भी विजिबल। तो ओवरऑल ये है, बाकी के लिए कहीं और भी आंसर आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल मत रटना कि बामर सीरीज में विजिबल आता है, और ये बामर सीरीज नहीं है, इसकी ब्रैकेट सीरीज है। ये ब्रैकेट सीरीज में विजिबल आ रहा है, कुछ पास्चन में भी विजिबल आए हैं, हालांकि एक ही है। ये समझ में आया? हालांकि एक ही है कैसे कह दिया? 3² और 4² पे आंसर आ रहा है। 3² 5² पे बड़ा निकल गया, तो 3² 6² पे और बड़ा निकलेगा। तो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम्स emits photon when it makes transition from second excited state to first to ground state. अब जैसे फाइंड
recoil speed of hydrogen atom. Second, of electron emitting minimum. When this radiation falls on और तीसरा होता स्टेट टू विच हीलियम एटम in first excited state excites on absorbing this photon. Also find energy of photons emitted when helium atom de-excites. हालांकि क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हाइड्रोजन एटम ने एक फोटोन फेंका जब इसने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन किया. तो क्या है ये हमारा 1 2 3 3 से 1 में क्या है फोटोन की साइज? अब यहां याद रहेगा तो मेहनत बच जाएगी. कितनी है? सॉरी 10.2 12. ये 1.9 था, ये 10.2 था, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कोई दिक्कत तो नहीं. तो फोटोन की साइज है 12.1. अब इसमें कहा है रिकॉइल स्पीड ऑफ एच एटम. ये क्या है? एच एटम की रिकॉइल स्पीड मतलब क्यों रिकॉइल करेगा? मोमेंटम कंजर्व करने के लिए. क्योंकि एच एटम अंडरस्टूड है, ये लिखा होगा इन फ्री स्पेस. ऐसा लिखा होगा कि फ्री स्पेस में एच एटम है. अचानक इसने फोटोन फेंका तो फोटोन एनर्जी तो ले ही गया, एक मोमेंटम भी ले गया है. क्योंकि एच बाय लैम्डा मोमेंटम होता है तो इसको पीछे रिकॉइल करना पड़ेगा. तो फोटोन इधर गया, एटम पीछे गया, रिकॉइल तो होगा. फ्री स्पेस लिखा होगा. तो अब हमें पता चला कि ये फोटोन इधर गया, एटम की स्पीड भी पीछे आई, तो एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम वी. लिख सकते हैं v की वैल्यू h बाय एम लैम्डा. वैल्यू छापता हूं. h क्या है? 6.6 10 पे -34. मास, मास कितना, किसका लेंगे मास? हाइड्रोजन एटम का. और हाइड्रोजन एटम का 1.67 इंटू 10 पे होगा इनटू वेवलेंथ 12.1 एंगस्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ. तो 12400 बाय 12.1 आया समझ में? तो वेवलेंथ कितनी आ गई? ये लगभग 1000. 10 पे -7, 10 पे -7. चूंकि ये थोड़ा सा उससे ज्यादा होना चाहिए, मैंने 10 पे -7 लिया, इसको भी 1.6 ले लिया. वैसे ही हम फाइनली अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है नहीं. 16 से लगभग 4 बार कट गया, और बाकी तो मजेदार है. ठीक है. और चूंकि ऐसा ही यूनिट है तो आंसर क्या आया? 4 मीटर पर सेकेंड. मतलब फ्यू मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का आंसर है. तो जब इतना निकाल ही रहे हैं तो मैं एक और चीज देख लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम कितनी है. क्यों? ये बहुत जरूरी है देखना. हाइड्रोजन एटम डीएक्साइट किया, फोटोन इधर निकला, तो इसकी डीएक्साइटेशन एनर्जी थी 12.1. उसी 12.1 की एनर्जी का कुछ हिस्सा इधर है, कुछ खुद के पास है. ये समझ में आया? जैसे एक स्प्रिंग, एक 2 ब्लॉक होते, स्प्रिंग में दबा देते और छोड़ देते, तो इसकी स्पीड v1, इसकी स्पीड v2, m1 v1 m2 v2. एक इक्वेशन. दूसरी हाफ m v1 स्क्वायर
हाफ एम टू वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जो हाफ के एक्स स्क्वायर है वही तो स्टोर्ड एनर्जी है। तो इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी में लॉस हुआ है वो फोटोन और एटम दोनों के पास आएगा, लेकिन हमने तो सॉल्व करते समय मान लिया कि पूरा फोटोन के पास है। ये समझ में आया? हमने तो माना कि पूरा 12.1 का ही फोटोन है, जबकि उसी एनर्जी का कुछ हिस्सा तो एटम के पास है। बिल्कुल हमारी कैलकुलेशन सही होंगी अगर एटम की एनर्जी काफी कम आ जाती तो। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम बहुत कम आ जाए तो हमें करेक्ट नहीं करना पड़ेगा, करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ 1.6 इंटू 10 पे -27 इंटू वी स्क्वायर। लेकिन हम तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे। और ये वैल्यू कितनी आई? इससे इसको उड़ा दिया, इससे इसको उड़ा दिया, 16/2 8, 8 इंटू 10 पे -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये इतना छोटा आंसर है, मींस एटम ने जो एनर्जी ली है उसका ऑर्डर एक्सट्रीमली स्मॉल है। मतलब अगर हम ये काउंट करें या ना करें हमारे आंसर पे फर्क पड़ेगा नहीं। और हमने काउंट नहीं किया था, हमने पूरा फोटोन को ही तो दे दिया था। और गलती क्यों नहीं आई? क्योंकि एटम का मास फोटोन के मुकाबले काफी बड़ा है। जरा सोचिए, कोई चीज फूटेगी तो मास के इनवर्स रेशियो में एनर्जी बटेगी, कि टोटल एनर्जी दो में हमने बांट दी, दोनों का सीधे सोचिए, इसका मोमेंटम P है, इसका मोमेंटम P है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी p²/2m, इसकी p²/2m। तो जिसका मास काफी बड़ा है उसके पास तो एनर्जी ना के बराबर है। तो रियलिटी में यही हुआ कि फोटोन का मास और इसका मास, एटम का, फोटोन का मास काफी छोटा था, इसका मास काफी बड़ा था, इसीलिए रफली पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। अब बात यह आई कि कैसे पता चला फोटोन का मास छोटा है बड़ा है? तो फोटोन का मास हम निकाल सकते हैं कैसे? mc² इज इक्वल टू एनर्जी। अब देखते हैं किस ऑर्डर का आता। एनर्जी कितनी है इसकी? 12.1। अगर फोटोन इस साइज का है 1.6 इंटू 10 पे -19 बाय c², 3 इंटू 10 पे 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, 12 इंटू 16 लगभग 18, 9 लगभग 2, 2.1 के करीबन। 10 पे इंटरेस्टिंग है, 10 पे ये देखिए कितना है, 16 और 19 -35। फोटोन जो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है उसका एनर्जी 10 पे -35 के ऑर्डर की है। सॉरी, मास 10 पे -35 के ऑर्डर का है। ये इलेक्ट्रॉन से भी काफी छोटा है, इलेक्ट्रॉन का ही -31 है, इलेक्ट्रॉन से 1000 गुना छोटा है, इलेक्ट्रॉन एटम से 1000 गुना छोटा है। तो 10 पे 6 टाइम्स छोटा है या 7 टाइम्स। इसका मतलब जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी उस पर 10 पे 7 8 का एरर आएगा, और वही तो आया है। ये -27 है, ये -35 है, 10 पे 7 आ गया ही। इसका मास 10 पे -35, उसका -27, तो 10 पे 7 8 के ऑर्डर का एरर है। इसका मतलब जो एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 10 पे 7 टाइम्स में होगा। मतलब इसको जो एनर्जी मिली 10 पे 7 टाइम्स कम उसको मिलेगी। तो इसकी एनर्जी का 10 पे -7, तो देखिए ऑर्डर इसी टाइप का आना था कुछ, कि गलती क्यों नहीं हुई कि एटम जो एनर्जी फेंक रहा है फोटोन की, वो एनर्जी इतनी कम है कि उसके करेस्पॉन्डिंग फोटोन का मास काफी कम है एटम से। बिल्कुल ये गड़बड़ हो सकती थी अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता। अब जरा सोचिए, अगर ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 12 मेगा होता तो 10 पे 6 मल्टीप्लाई हो जाता, और 10 पे 6 तो इधर भी मल्टीप्लाई होता, तो 27 28 29 के ऑर्डर का आ गया, 10 पे -29। समझ गए? मतलब ये अगर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टाइम्स होता, तो अगर ये 10 पे 7 होता तब तो मास रफली सेम आ गए, और मास अगर रफली सेम आ गए तो काफी बड़ा अंतर आएगा। लेकिन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन एटम से नहीं निकलते, ये न्यूक्लियस से निकलते हैं। न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी होती है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन निकले, जिन्हें हम गामा रेज कहते हैं। इसका मतलब एटम में हम सेफ हैं।
बिंदास मानो, कोई टेंशन मत लो कि रिकॉइल करेगा तो एनर्जी लेगा। समझ गए? रिकॉइल करेगा कोई एनर्जी नहीं लेगा, पूरी की पूरी एनर्जी अभी भी फोटोन को मिलेगी। आया समझ में? तो एटम्स के केस में हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक न्यूक्लियस की बात करें कि न्यूक्लियस में ये लफड़ा होगा, तो न्यूक्लियस में रेज निकलती हैं, रेडिएशंस हैवी न्यूक्लियस में निकलती हैं। डिके जो करते हैं वो हैवी न्यूक्लियस डिके करते हैं, तो ऑलरेडी हैवी है, तो अगर फोटोन बड़े हो गए तो वो खुद इतने बड़े हो गए, तो उनमें भी लफड़ा नहीं होगा, ये दिक्कत वहां भी नहीं आएगी। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखिए सेकेंड में फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल आसान है कि अगर ये फोटोन 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस मेटल प्लेट पे गिरा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम HF माइनस 5 12.1 माइनस 3.75, सही है? तो 12 माइनस 3.65 तो 8.35 ये मिला। लेकिन हमें डी ब्रॉगली लैम्डा चाहिए, और डी ब्रॉगली लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला ये होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये है और फोटोन के लिए 12400 । हाँ, और मैं कैलकुलेशन के लिए ऐसे ही यूज करता हूं, जो मैं कैलकुलेशन करता हूं वो ये है, ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें गलती नहीं होगी। 12.1 गंदा लग रहा था, 12 अच्छा लग रहा है, 0.1 इसका गायब कर दिया, इसका गायब कर दिया, अब तो हम दिमाग में घटा लेंगे। चलो बी पार्ट, ये इंटरेस्टिंग, हीलियम एटम, अब ये हीलियम एटम पे गिर गया जो कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे है, इसका मतलब हीलियम n इक्वल टू 3 पे है, तो एनर्जी कितनी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 3 कितनी होगी? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, 13.6 इंटू 4 बाय 9, और 13.6 बाय 9 1.55 का 4 गुना 6.2। वंस अगेन कैलकुलेशन जल्दी हो गए क्योंकि 1.55 मुझे करना नहीं पड़ा, याद है। और वो याद कैसे, बस मुझे ये देखना था ऑर्डर 1.5 के करीबन आ रहा है, और उस ऑर्बिट का 1.55 था, 1.51 था शायद, है ना, 1.51 था, है ना, तो 6.04। अब ध्यान देने वाली बात अब है कि इसके पास 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, और हमारा फोटोन कितना ताकतवर है? 12.1, और हमारा इलेक्ट्रॉन इसको नॉकआउट कर सकता है, तो कर देगा। समझ गए? देखिए इलेक्ट्रॉन में या तो फोटोन के पास एनर्जी एक्साइटेशन के बराबर हो, या तो वो एक्साइट कर दे या आयोनाइज कर दे, दो चांसेस हैं। तो ये एक्साइट तो करने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ, इवन आयोनाइज कर दिया क्योंकि इसके पास एनर्जी काफी ज्यादा थी, तो आयोनाइज कर दिया तो कितनी एनर्जी हमारी 12.1, इसमें से 6.04 ये आयोनाइजेशन में चली गई, और बची हुई जो है, समझ गए, वो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इंसिडेंट एनर्जी, तो ये कितना बना? 6.06। ये, लेकिन आंसर में हमें डी ब्रॉगली लैम्डा निकालना है, तो डी ब्रॉगली लैम्डा 150 बाय 6.06 अप्रॉक्स 5 एंगस्ट्रॉम। ये याद है ना, फोटोन तभी एब्जॉर्ब होता है या तो एक्साइटेशन के बराबर हो या आयोनाइजेशन से ऊपर हो। अभी हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे इसको। और थर्ड क्वेश्चन में यही फोटोन गिर रहा है हीलियम एटम पे, लेकिन इस बार वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो जरा देखें हीलियम की एनर्जी कितनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 13.6 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन कितना है? 12.1। इट इज इनकैपेबल ऑफ आयोनाइजेशन, ऑफ आयोनाइजिंग। ये आयोनाइज तो नहीं कर सकता, एक्साइट तो कर सकता है, लेकिन एक्साइट तभी करेगा जब इसके पास एनर्जी एग्जैक्ट उतनी हो जितनी एक्साइट करने के लिए चाहिए। तो हमें पता तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं nth स्टेट पे एक्साइट हो गया,
तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। जेड कितना है 2 और इसके पास एनर्जी कितनी है 12.1। ठीक है, तो 13.6 इंटू 4 से 4 कटा 1 माइनस 4/n स्क्वायर 12.1। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर मैंने इसको 12.1 लिख लिया तो ये ढूंढना मुश्किल था कि आंसर में जुगाड़ थी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में 3 से 1 था, हीलियम ऑलरेडी 2 है तो 2 से 6 आएगा। यही हाइड्रोजन का फोटोन तो हीलियम पे गिर रहा है और हाइड्रोजन में 3 से 1 है। ऑलरेडी मैंने हीलियम में कह रखा है कि 2 पे है, तो अगर ये 1 तो जितनी एनर्जी इसकी है वही इसकी होनी चाहिए और वो करने के लिए 6 आना पड़ेगा। यहां देख के नहीं लग रहा है कि 6 आ जाएगा आंसर, लेकिन और वो कब पता चलेगा जब इस 12.1 को आप 13.6 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर लिखोगे। ये समझ में आया? अगर 12.1 को वापस ऐसे लिख दो तो क्लिक कर जाएगा कि 1/3 स्क्वायर ही 4/n स्क्वायर है, n स्क्वायर की वैल्यू 36 है, n की वैल्यू 6 है। आया समझ में? अब क्वेश्चन में अभी तो ठीक है 3 से 1 पता था, अब अगर क्वेश्चन में यह होता कि एक 12.1 का फोटोन गिरा है हीलियम पे और हीलियम n = 2 पे, तो अगर आपको यह पता ना हो कि 12.1 ही 1 से 3 हाइड्रोजन है तो फिर आपको यह मेहनत ही करनी पड़ेगी, और अगर वो याद रहेगा तो सॉल्व कर लोगे, सीधे कंपेयर करके आंसर आ जाएगा। और सभी क्वेश्चन में ऐसे ही होते हैं कि सीधे कंपेयर करके आंसर आ जाता है। तो अगर आपको नहीं याद है तो आपको फिर पूरी मेहनत करोगे, फिर n का इंटीजर वैल्यू देखोगे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि उतनी मेहनत भी नहीं होती। 1 माइनस 4/n स्क्वायर 12.1/13.6, 4/n स्क्वायर ये इधर ले जाओ 13.6 1.5/13.6, तो n स्क्वायर की वैल्यू 13.6 इंटू 4/1.5। अब हमें नियरेस्ट इंटीजर चाहिए, ये समझ गए? इसमें भी आप असली कैलकुलेशन मत करिए। 13.6 ये 3/2 8/3, 3 से लगभग काट दो, 4.5 के आसपास है, इंटू 8 ये 32-33 के आसपास है, 34-35 के आसपास, पक्का 36 बना होगा और n की वैल्यू 6 आई होगी। तो फिर हम ऐसे करेंगे क्योंकि हमें पता है n इंटीजर है, तो क्लोजेस्ट देख लो उससे अंदाज लग जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बेहतर तरीका है कि आपको ये चीजें याद रहें। इसी क्वेश्चन में जिसको याद होगा कि 3 से 1 और 2 से 6 एक ही बात है, उसका डायरेक्ट 6 आ गया। ठीक है, और कैलकुलेशन में डाउट भी नहीं क्योंकि कैलकुलेशन किया ही नहीं। ऐसा करने पे बार बार चेक करोगे कहीं ऐसा तो नहीं हमने गलत चेक किया हो, क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेट किया, एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, 35 के आसपास आया, या तो एग्जैक्ट 36 बन जाता, उसके लिए पूरी मेहनत करते। चलो क्वेश्चन करो कुछ, पेज 26 एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन 8, 9, 10। एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब लाइट फ्रॉम बामर सीरीज एबल व्हाट कैन बी द मैक्सिमम। अब वंस अगेन याद रहेगा तो अच्छी बात है कि बामर सीरीज का मैक्सिमम कौन सा था, कौन सा था? 3 से 2 वाला। हाँ, एनर्जी सबसे ज्यादा 3.4, ऑर्बिटल, हाँ एंगुलर मोमेंटम पहले n1 h/2 पाई था, ग्राउंड स्टेट में था h/2 पाई, 12.1 से कहां पहुंच जाएगा 3h/2 पाई, तो कितना बढ़ा 2h/2 पाई। फिल्टर ट्रांसमिट्स ओनली द रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ग्रेटर देन 4400 एंगस्ट्रॉन, मतलब एनर्जी लेस देन ये, इससे लगभग ये 3 के करीब, 3 से कम 2.9 के करीबन आएगा। इससे छोटी एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाएंगी। अब रेडिएशंस फ्रॉम हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब गोज थ्रू सच अ फिल्टर एंड इज इंसिडेंट ऑन मेटल ऑफ वर्क फंक्शन। तो हाइड्रोजन से डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ये डीएक्साइट हो रहा है और ये रेडिएशन वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन पे वोल्ट पे गई,
लेकिन इससे जो रेडिएशंस निकली वो 2.9 थोड़ी ना इसमें आएगी, 2.55 वाली आएगी। नहीं आया समझ में? हर रेडिएशन थोड़ी ना ये डिस्चार्ज करेगा, कुछ पर्टिकुलर ही तो करेगा। जैसे कौन कौन सी होती हैं, यहां से देखें, ये कितनी थी 1.9, ठीक है, और कौन सा था 2.55, कौन सा था ये, और ये कौन सा था, ये तो बाकी काफी बड़ा है, ठीक है, और इससे छोटा तो 2.55 ये है, और ये एनर्जी कितनी है 2.9 से बड़ी हो जाएगी ये से, ये कितनी है 3.4, ये कितनी है 0.85, और ये एनर्जी अब तो 5 13.6 बाय 25 0.5 के आसपास ये आया। अब मैं यहां ये निकाल रहा हूं कि यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है। ये 2.9 से बड़ा है, 2.85 है ना, ये एग्जैक्ट देखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी काफी क्लोज निकल रही है इसके, क्योंकि इसके बाद वाली तो सभी इससे ज्यादा एनर्जी निकलेंगी, ये हमें अब एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। वैसे ये शायद इससे ज्यादा निकल जाएगा। हाँ, ये कितना आएगा 3.4 और 2.54, 2.54 हो सकता है, वो पता नहीं कितना है, इंटू 4 54.4, ये इतना है। अब ये एग्जैक्ट देखें कितना है 2.81, हाँ ये 2.81 है। अब ये 2.81 से बड़ी है, इसका मतलब ये तो रुक गई, इसका मतलब ट्रांसमिट कौन सी हुई, ये वाली या ये वाली, ये भी कम है, तो इनमें सबसे बड़ी एनर्जी कौन सी है, ये, तो 2.55 माइनस 2 ये आंसर है। क्योंकि हाइड्रोजन से निकला तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं निकला है, डिस्क्रीट निकला है, तो कुछ पर्टिकुलर ही निकले। एन एटम इज इन nth स्टेट। अब इसमें अगर पूछा होता नंबर ऑफ वेज ऑफ डी एक्साइटेशन, maximum number of photons emitted when it de-excites, minimum energy and maximum energy of photon that it can emit. Set of possible lambda it can emit. अब जरा समझते हैं इनमें किसका आंसर क्या है। ठीक है, nth स्टेट पे है एक एटम, nth स्टेट पे है नंबर ऑफ वेज ऑफ डी एक्साइटेशन, क्या है आंसर nc2 या n-1c2। फिर इसका क्या है, क्योंकि n-1c2 किसी एक का ही है आंसर, तो बाकी तीन चाहिए, तो पहले तो ये ढूंढना है कि n-1c2 इनमें से किसका है। इसका आंसर है n-1c2। अभी समझते हैं। पहला, नंबर ऑफ वेज ऑफ डी एक्साइटेशन, ये मीनिंग क्या है देखिएगा, ये ऐसा था 1, ये n से 1 पे गिरना है। अब डी एक्साइटेशन के तरीके क्या थे, ऐसे गिर जाए, या ये ऐसे गिर जाए, या ये ऐसे गिर जाए, या ऐसे गिर जाए, कई तरीके। तो देखिए n अगर छोटा होता तो हम निकाल लेते, एक तरीका, दो तरीके, तीन तरीके, चार तरीके, आया समझ में, चार ही तरीके। लेकिन ये n इतना बड़ा तो गिनना मुश्किल है, तो इसके लिए बड़ा आसान सा है, इससे शुरुआत करनी है, ये पक्का है, इस पे गिरना है, ये पक्का है। अब यहां से ये यहां आ रहा है, बीच में रुक भी सकता है, नहीं भी रुक सकता है, तो हो सकता है यहां रुके, फोटोन एमिट करे, फिर बाद में आए, या सीधे यहां से निकल जाए। फिर दो ऑप्शन,
रुक भी सकता है, नहीं भी रुक सकता, रुक भी सकता है, नहीं भी रुक सकता, लेकिन यहां एक एक ऑप्शन है, यहां से आना ही है, यहां जाना ही है। तो आंसर क्या आया? 2 to the power n-2। और सही बात है, वेरीफाई हो रहा है। ये समझ में आया? नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ डी एक्साइटेशन, कि कितने तरीके से नीचे गिर सकता है। अब बात यह है इनमें से कौन सा तरीका चुनेगा, ये रैंडम है, ये प्योर रैंडम प्रोसेस है। मतलब ये हर तरीका इक्वली लाइकली है। ये इधर भी सीधे गिर सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कौन सा वे ये चुनेगा, ये किसी को नहीं पता। समझ गए? ये रैंडम है। प्रोबेबिलिटी का जैसा था कि पार्टिकल अगर इतने जोन में पार्टिकल मिल सकता है तो कहीं भी मिल सकता है, जो प्रोबेबिलिटी था, वैसे ही इसमें है कि ये इतने सारे चांसेस हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। कौन सा होगा किसी को नहीं पता है। ठीक है? तो ये एक रैंडम प्रोसेस है। मतलब क्या हुआ, बिना कहीं रुके सीधे डी एक्साइट कर गया, एक बहुत बड़ा फोटोन फेंक दिया, या हर जगह आया, कुछ देर घूमा, फिर बोर हो गया, नहीं मैं तो जा रहा हूं, फिर ये नीचे आया, फिर फोटोन फेंका, फिर फोटोन फेंका, फिर फोटोन फेंका। पक्का समझ गए? तो आंसर है इसका 2 to the power n-2। और अगर मैं लिखूं तो 2 to the power n2 minus n1 plus 1। अगर ये n2 से n1 आया होता तो आंसर ये होता। अगर ये n2 से n1 में ट्रांजिशन किया होता तो यहां से यहां गिरने के कई तरीके, तो बीच में रुकेगा नहीं रुकेगा, आंसर ये आएगा। फिलहाल आंसर इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इमिट होंगे। तो सबसे ज्यादा फोटोन किसमें होंगे? सबसे ज्यादा फोटोन कब निकलेंगे? ये देखें, जब ये हर जगह रुकेगा। जब ये हर जगह रुकेगा एक ही एटम में, जब ये हर जगह रुकेगा एक नया फोटोन फेंकेगा, और हर जगह फोटोन फेंके तो ऐसे कितने फोटोन है? n-1 या n2 minus n1। और सही बात है, जैसे 7 से 2 पे आना था तो 5 4 3 6, इधर भी रुका, इधर भी रुका, इधर भी रुका, इधर भी रुका, तो ये फोटोन फेंके इसने, तो 5 फोटोन इसने फेंके। 7 से 2 आने में ज्यादा से ज्यादा 5 फोटोन फेंक सकता है, कम से कम 1 फोटोन फेंक सकता है। एक तो फेंके गई, वो भी जब डायरेक्ट ट्रांजिशन कर जाए। मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी? फोटोन की 13.6 z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, जब ये डायरेक्ट चला जाए। और मिनिमम कब आएगी? जब ये इंस्टॉलमेंट में जाए, और उस इंस्टॉलमेंट में भी सबसे कम एनर्जी किस फोटोन की? इसकी। इससे छोटी एनर्जी वाला कोई फोटोन नहीं है। इवन बीच वाले ये फोटोन है, ये इससे बड़े हैं, ये और बड़े हैं, ये सबसे छोटी एनर्जी वाला फोटोन। तो 13.6 z स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर। सेट ऑफ पॉसिबल लैम्डा, ये देखिए क्या है कि ये कितने तरीके के फोटोन निकल सकते हैं, निकलेंगे या नहीं वो नहीं पूछा है, वो सेट बताना है कि पॉसिबल लैम्डा क्या है। तो ये n-1 क्या है? nc2 या n2 minus n1 plus 1 c2। और ये सिंपली क्या है कि हमारे पास n लाइंस हैं, इन n लाइन में कोई भी 2 लाइन चुन लो, हर 2 लाइन के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन आएगा और वो यूनिक होगा। किन्हीं भी 2 फोटोन की एनर्जी तो बराबर है नहीं, तो मैं इनमें से n लाइंस में से कोई भी 2 लाइन चुन लूं, उसके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं हर फोटोन निकलेगा, ये जरूरी नहीं है। जरा समझिए, मैंने एक फोटोन ये चुना, एक फोटोन ये चुना, ये दोनों एक साथ नहीं निकल सकते। या आया समझ में? ये दोनों एक ही एटम से नहीं निकल सकते, वो अलग अलग एटम से ही निकलेंगे। तो अगर ये निकल गया तो इसके निकलने के चांस खत्म हो गए, जैसे ये निकल गया तो किसी और के चांस खत्म हो गए। ये निकल गया तो अब चांसेस इसके ही बचे हैं, इस तरह के चांसेस हैं, लेकिन इसके चांस नहीं है। समझ गए? तो जो केमिस्ट्री में n2 minus n1 plus 1 c2 होता था, उसमें सैंपल ऑफ एटम होता था। सैंपल ऑफ एटम्स मतलब ढेर सारे एटम है, और ढेर सारे एटम है तो चूंकि ये रैंडम प्रोसेस है
तो किसी ने कोई ट्रांजिशन किया होगा, किसी ने कोई किया होगा, तो किसी से ये निकला होगा, किसी से ये निकला होगा। सिंगल एटम से भले दो ना निकल सके, कई एटम है तो ये दो निकल सके। तो ये सिंपली टाइप ऑफ फोटॉन्स है कि कितने टाइप के फोटोन निकल सकते थे। ठीक है, एक साथ तो ये 6 के 6 नहीं निकलेंगे अगर 4 पे है, ठीक है, या Nc2, वो अलग अलग एटम से निकलेंगे। A hydrogen like atom in certain state absorbs a photon and excites to another state N2. N1. And eventually emits a sample of 6 different possible type of wavelengths. A largest lambda emitted angstrom. Find N1, N2, lambda of incident photon. If all photons emitted have energy more than or equal to energy of incident photon. Photons have lambda more than or equal to lambda of incident photon. अब देखिए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन नहीं है मतलब Z अननोन है, इन अ सर्टेन स्टेट N1, तो इनिशियल स्टेट नहीं दी, ग्राउंड स्टेट भी हो सकती है, एक्साइटेड स्टेट भी हो सकती है। एक्साइट्स टू अनदर स्टेट N2 मतलब फोटोन जो एब्जॉर्ब किया है उसकी वजह से एक्साइट हुआ है, और यहां से हमें मिलना चालू होगा आंसर। इवेंचुअली इमिट्स 6 डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब इवेंचुअली इमिट्स मींस फाइनली N2 से, ये क्या है 6 कब आए, जब N2 से नहीं N1 से N2 एक्साइट हुआ, और जो डी एक्साइट होगा तो किस पे होगा, N1 पे थोड़ी ना होगा, फाइनली तो 1 पे ही गिरेगा ना। पक्का आया समझ में? इनिशियली N1 पे था, एक्साइट होके N2 पे पहुंचा, डी एक्साइट होके N1 पे पहुंचेगा, ये थोड़ी ना जरूरी है, और पहुंच भी गया तो फाइनली फिर भी 1 पे आएगा। पक्का समझ में आया? फाइनली इसने 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स फेंके और फाइनली ये 1 पे गिरा है, तो यहां से N2C2 इज इक्वल टू 6, तो N2 की वैल्यू, चलो एक चीज तो मिल गई कि फाइनल स्टेट इसकी 4 है। Z हमें नहीं पता, लेकिन ये बताने के लिए हमें फिर अगली इंफॉर्मेशन दी है, लार्जेस्ट लैम्डा, सबसे बड़ा लैम्डा जो निकला वो 911 इंटू 9/7 है। सबसे बड़ा लैम्डा मतलब सबसे छोटी एनर्जी, ये जो दे रखा है ये 911 इंटू 9/7 एंगस्ट्रॉन है। मैं इसको ऐसे सोचूं 13.6 इंटू 7/9, सोच लो, अगर 13.6 होता तो 911 आता, 12/400 अपॉन 13.6 911 होता है, तो ये करते तो 13.6 का 7/9 आता, ये एनर्जी ये है। ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो हम ऑब्वियसली एनर्जी निकालते हैं ऐसे,
911 इंटू 9/7, ये 13.6 है, 7/9। तो इस फोटोन की एनर्जी पता है, लेकिन हमें इस फोटोन की एनर्जी वैसे भी पता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, और ये 13.6 इंटू 7/9, 13.6 कट गया, जेड स्क्वायर इंटू ये कितना बचा, 7/36, 7/9। ये तो अच्छा सा लग रहा है, जेड की वैल्यू आ गया मजा। हमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी अभी, हमारा काम यही हो गया, दो चीजें तो मिल चुकी हैं, n2 की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 2 है। अब हमें n1 चाहिए, ठीक है, और लैम्डा ऑफ इंसिडेंट फोटोन भी हमें मिल गया, 12400 अपॉन 13.6 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये समझ में आया। तो 911 एक इंटू 4 स्क्वायर और इंटू 4 और, समझ गए, 9 इंटू 16, तो z की वैल्यू, ओके z आ गया 4, अच्छी बात है, z की वैल्यू आ गई अपनी 4 स्क्वायर। ये एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, सॉरी नहीं पता इंसिडेंट फोटोन की, वो तब तक नहीं निकलेगी जब तक कि n1 नहीं निकल जाता, क्योंकि इंसिडेंट तो n1 से n2 है, तो ये तो मिटा दिया। अब हमारा काम है n1 ढूंढना, तीन ही पॉसिबिलिटी है n1 की, 1 2 3। अब हम तीनों पॉसिबिलिटी स्टडी करते हैं। मान लेते हैं पहले ये 3 पे होता, पहले ये 3 पे होता तो ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, इमिट करने वाले ये हैं सब, आया समझ में, और जितने इमिट कर रहे हैं उन सबकी एनर्जी इससे ज्यादा है या इसके बराबर है, नहीं आया समझ में। इंसिडेंट फोटोन 3 से 4 है और निकलने वाले फोटोन 4 से 3, 4 से 2, 3 से 2, 3 से 1, 2 से 1, 4 से 1, यही सब है। जितने निकलने वाले हैं, ऑल फोटॉन्स आर हैविंग मोर एनर्जी देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन, आया समझ में, क्लियर। अब अगर इंसिडेंट फोटोन हमारा ये होता, अगर इंसिडेंट ये होता, तो जितने निकल रहे हैं ऑल आर स्मॉलर इन एनर्जी और इक्वल इन एनर्जी, या तो जितने निकल रहे हैं उनकी एनर्जी बराबर है या इससे कम है, पक्का समझ में आया। तो अगर n1 1 होता, n1 अगर 1 होता तो इंसिडेंट की एनर्जी सबसे ज्यादा है, जितने निकल रहे हैं उन सबकी एनर्जी इससे कम या इसके बराबर है, और अगर n1 3 होता तो सबकी एनर्जी इससे ज्यादा है। क्या पूछा था इसमें, ऑल फोटॉन्स इमिटेड हैव एनर्जी मोर देन एनर्जी, तो ये दरअसल 3 से 4 वाला केस है। तो n1 की वैल्यू 3 और लैम्डा बड़ा होना मतलब एनर्जी छोटी होना, तो n1 की वैल्यू 1, ये 1 से 4 का था। और अगर लिखा होता कुछ फोटॉन्स की कम है, कुछ की ज्यादा है, कुछ की बराबर है, तो बचा हुआ आंसर होता। ये फील आया कि अगर इंसिडेंट फोटोन ऐसा होता तो कुछ की एनर्जी बराबर है, कुछ की एनर्जी ज्यादा है, कुछ की एनर्जी कम भी है, तो हर पॉसिबिलिटी आ गई, तो फिर तीसरा वाला केस होता। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि n1 की वैल्यू मिल गई, तो अब हम लैम्डा निकाल सकते हैं कितना आएगा। तो इसके लिए इंसिडेंट फोटोन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 911 का 9/7, ये 911 का 9/7, यही तो है, 3 से 4 का ही तो निकाला था, दूसरे का निकालना है। तो इसका आएगा 12400 अपॉन 13.6 इंटू 4 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इधर गया, 16 15, 911 अपॉन 15 एंगस्ट्रॉम, ये इसका आंसर। और इसका आंसर है 911 इंटू 9/7।